हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है भाई? बहुत टाइम बाद वापस आए हैं। मुझे भी पता, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है इस चैनल पे, राइट? नो वरीज, नो वरीज। सबने बोला भाई क्या फिटनेस 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 करे जा रहे हो, ऑडिट का क्या बना, क्या करना है, क्या कर रहे हो, बता दो। तो भाई देखो, सुनो, फिटनेस 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 नहीं हो रही थी। हमने एक नया तरीका निकाला, हम एक नया तरीका एक्सप्लोर कर रहे थे। आई नो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन यस, ऑडिट को इजी बनाना है। सिंपल सा फंडा ये है, रट्टा कम से कम हो, बस हमें वही चाहिए। तो अब हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि अब हम जो है ना, पूरे जितने भी टॉपिक्स आएंगे, चाहे एसए आएगा चाहे कुछ आएगा, पूरे एसए को ही एक कहानी में घुमा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आज का शुरू करते हैं एसए 200। एंड यस, एंड तक देखना, पहले बोल रहा हूँ, फिर जज करना। स्टार्टिंग में देख के 10 मिनट देख के, 1 मिनट देख के, 2 मिनट देख के चले मत जाना। एक प्रॉमिस, एंड तक देखोगे मज़ा बहुत आएगा। एस से 200 आज तुम सीख के जाओगे, याद करके ही जाओगे यहाँ से। दैट्स इट। ओके, सो चलो लेट स्टार्ट। एस से 200 का पहले सबसे पहले देखो नाम क्या है। एस से 200 का नाम सिंपल सा है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या? एक सेकेंड, यस, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओके, यस, परफेक्ट है। एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सिंपल सी बात है। क्या है भाई? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, और कंडक्ट करना है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? देखो भाई, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर बहुत सिंपल सा है। क्या? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। क्या करना है भाई? भाई रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। ठीक है? किसके बारे में? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। वेदर ड्यू टू, अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस तरफ से हो सकती है? ड्यू टू फ्रॉड, एरर, ड्यू टू फ्रॉड और एरर, राइट? सो देयर बाय, जिसकी बेसिस पे enabling an auditor to express an opinion on whether financial statements are prepared in all material respects as per applicable FRF, and to report on financial statement and communicate as required by SS in accordance with auditor's finding। अरे अरे अरे, इतनी सारी इंग्लिश, ये क्या हो गया? अब देखो सुनो, सिंपल सी बात है भाई। ऑडिटर को तुमने हायर करा, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर तुम्हें देगा रीजनेबल एश्योरेंस। अब सवाल उठता है सबसे, अब तुम्हें ये डेफिनेशन साथ साथ कॉन्सेप्ट सारे खत्म करवाऊंगा। सवाल उठता है, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है भाई? वो पूरी गारंटी क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता? क्योंकि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ओके, अभी तुम देखते हो जलवा तुम्हारे भाई का। क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस है जी ऑडिट की। क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं? थोड़ी राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैनेज कर लो थोड़ा सा प्लीज। ओके, बाकी जो है हो जाएगा सब अरेंजमेंट, टेंशन मत लो। ठीक है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट क्या कहती है? कि भाई कितना मर्जी कर लो, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। जिस तरह बनी को समझाया जाता है, कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। उसी तरह बोला जाता है कि भाई तुम ऑडिट में जितना मर्जी जी चोड़ लगा ले, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट की। क्या? सबसे पहले देखो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जब चीज़ें लिखी जाती हैं तो वो जजमेंट बेस्ड है, जो कि मैनेजमेंट ने जो मैनेजमेंट की जजमेंट होती हैं, राइट? दूसरी चीज, ऑडिट प्रोसीजर्स। हमारा ऑडिट जो है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। इट्स बेसिकली आप जो है डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस चेक करते हैं, राइट? इट्स नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कि तुम किसी के सर पे बंदूक रख दोगे कि बताए सही है, सही सही, ये इनवॉइस सही है या नहीं है। यू हैव, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, अभी डॉक्यूमेंट देखना अगर आपको एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट मिल गए, इफ दे आर नॉट क्वेश्चनेबल, तो बात खत्म हो जाती है वहीं पे यार, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। दूसरी तीसरी चीज क्या आती है? कि भाई टाइमलाइन, टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ यार। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक बढ़ गया आज, ठीक है? कोई भी रैंडम स्टॉक लेते हैं, वट एवर इट इज, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का स्टॉक है, वो आज बढ़ा, ठीक है? तुम्हें आज जब वो बढ़ गया तब तुम्हें पता लगा कि भाई इसके ना, इसने कहीं एक जगह ऐसी इन्वेस्टमेंट करी थी, उसका जो है उसको प्रॉफिट बहुत हुआ है, राइट? दैट्स वाई इसका शेयर प्राइस आज बढ़ा है। क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का? शेयर प्राइस बढ़ गया, जो इम्पैक्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया। मेरे लिए तो मतलब ही नहीं है इसका। मेरे को मतलब कब होता? अगर मेरे को एक दिन पहले पता लगता, 2 दिन पहले पता लगता, राइट?
तो सो दैट आई कुड मेक सम मनी। सेकंड थिंग, बहुत सिंपल सी बात है भाई मेरे, एक इन्फॉर्मेशन की एक जो वैल्यू होती है उसकी एक वैलिडिटी होती है। जैसे ही उसका पैकेज खत्म हो जाएगा, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो टाइम, तो उस इंफॉर्मेशन की जो है जो वैल्यू है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। अब आपको क्या होता है कि भाई आप बोलते हो कि यार इसके लिए ना एक बंदा बिठा लो। अरे यार बंदा 25 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है, तो 35 लाख का नुकसान क्यों करना है? समझ रहे हो, मतलब कि एक बंदा बिठाऊंगा, मेरा 10,000 का नुकसान बच जाएगा महीने का, लेकिन वो 25,000 ले जाएगा मेरे से सैलरी के। समझ रहे हो, तो वो चीज भी बैलेंस एक बनाकर चलना होता है। चौथा चीज, potential effect of inherent limitation on auditor's ability to detect material misstatement are particularly significant। मतलब अब भाई इन सब का क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल बताता हूँ, है एक पोटेंशियल इफेक्ट है जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑडिटर की जो एबिलिटी है कि वो डिटेक्ट कर सके मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, वो पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यार। तो इस इन 4 रीजंस की वजह से ना, तो होता क्या है, इन 4 रीजंस की वजह से इनहेरेंट लिमिटेशंस है। ये 4 इनहेरेंट लिमिटेशन वजह से ऑल्टर दे पाता है रीजनेबल एश्योरेंस। नाउ लेट्स गेट बैक टू द प्रीवियस डेफिनेशन। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, क्या लेना है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं है मेरे भाई, रिपोर्ट कार्ड है कंपनी की, बात खत्म। भी कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया है, राइट? इट इज कैटेगराइज अंडर एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, दैट्स इट, खत्म, गेम ओवर। ओके, तो फिर अब आपको क्या देनी है? रीजनेबल एश्योरेंस देनी है कि इसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, कि वो फ्री है या नहीं है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। अब वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड भी हो सकती है और एरर भी हो सकती है, राइट? फ्रॉड और एरर में जो डिफरेंस क्या है वो अगले जो आने वाले ऐसे तो पढ़ लेंगे, बट तुम्हें फिर भी एक ग्लास दे देता हूँ कि फ्रॉड वो होता है जो इंटेंशनली किया जाता है, एरर अनइंटेंशनल होता है, राइट? जिसकी वजह से क्या होता है, अब देखो सुनो, अब आप एक रीजनेबल एश्योरेंस लेने गए कि जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम स्टेटमेंट है या नहीं है, चाहे वो फ्रॉड की वजह से चाहे वो एरर की वजह से हो, जिसकी वजह से ऑडिटर क्या कर पाएगा? एक्सप्रेस कर पाएगा अपना ओपिनियन किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर तो करेगा ना भाई। आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, FRF, एंड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट भी करेगा वो, और कम्युनिकेट करेगा एज रिक्वायर्ड बाय एसएस इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। कि ऑडिटर की जो जो फाइंडिंग है, उस जो मेरा एसए कहेगा वैसे वैसा वो करेगा। उसको उसको वैसे वैसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तुम पढ़ोगे अभी आगे कि कम्युनिकेट करना है दोस्त विद गवर्नेंस को, कम्युनिकेट करना है जी की पर्सोनल्स को, वो अभी आएंगे एसएस तो करेंगे, टेंशन नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब ऑडिटर ऑडिट करने चला तो गया, राइट? भाई कुछ ना, अब ऑडिटर के ऊपर कुछ तो हो, कोई चीज तो हो ऐसी कि जो बेसिकली एक ऑडिटर को बांध के रखे, राइट? उसको जो है बायस्ड ना होने दे, क्योंकि अगर ऑडिटर ही बायस्ड हो गया तो रिपोर्ट तो फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि उस रिपोर्ट के ऊपर जनरल पब्लिक बिलीव कर रही है, राइट? तो वो ऑडिटर का बायस्ड होना बहुत हानिकारक है, राइट? तो इसलिए कहा जाता है कि भाई देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट्स है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, राइट? अब वो एथिकल रिक्वायरमेंट देखो भाई, सीधी बात वो मेंटेन करनी पड़ती है, जो कि पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस होती है। कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या? कि भाई तेरा अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगा मेरे को अनबायस्ड चीजें ही मिलेंगी। पब्लिक के सामने अगर फाइनेंशियल जाएंगे तो वो ठीक होंगे। अगर वहां वो देखे किसी सीए ने साइन करे हैं तो वो एकदम परफेक्ट है जी, जैसा कंपनी ने बोला, एक सीए ने साइन किया, हाँ सीए ने साइन कर दिया, अब हम इस रिपोर्ट पे बिलीव कर सकते हैं। तो इस भरोसे को मेंटेन रखने के लिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 तरह की इसमें जो है एथिकल रिक्वायरमेंट है, दैट इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी ठीक है, बेसिक है, इंटर में भी पढ़ी है, बचपन में भी देखी है, समझ आ गई बात की हाँ यार, एक होता है ऑनेस्ट होना और एक होता है खुद से ऑनेस्ट होना। अगर आप खुद से ही अपने आप के अपने प्रिंसिपल साथ ऑनेस्ट हो, दैट इज इंटीग्रिटी, आपकी इंटीग्रिटी है। और ऑब्जेक्टिविटी, देयर इज सम, आप एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है आपके पास कि हाँ मुझे ये ऑडिट इस तरह करना है, करवाना है, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। देन कम्स व्हाट? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ओ माय गॉड, एक नया वर्ड, एक नया जागन, एक नया प्रोफेशनल जागन।
अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहाँ देखा तुमने देखा एथिकल रिक्वायरमेंट्स में। क्या थी एथिकल रिक्वायरमेंट्स भाई? एथिकल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली सिंपल सा इंडिपेंडेंस से रिलेटेड होती हैं। और क्या होती है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। नो, व्हाट इज दिस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? सवाल उठ गया ना कि इंटीग्रिटी समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, ठीक है भाई, एडजेक्टिव है नॉर्मल, पता है इंग्लिश, बट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये क्या चीज आ गई? आओ अब पढ़ेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है। तो भाई प्रोफेशनल देखो, डबी डेफिनेशन चली है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ा है और एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखिए, दैट्स इट, काम खत्म। ऐसे दोस्तों का नाम तुमने देख लिया, जो कि श्री श्री नीरज अरोड़ा सर की देन है, उया कासा, राइट? तो वो हो गया नाम। देन आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा, उस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में आपने देखा रीजनेबल एश्योरेंस था। अरे भाई रीजनेबल एश्योरेंस के क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तो आपने वो टॉपिक भी क्लोज करा। फिर नीचे आए, देखा भाई अब ऑडिट करने जा रहे हैं, कुछ कहीं तो कोई तो कंट्रोल करेगा इसको, सीए को, राइट? तो क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स के तुमने देखा क्या आएगा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आ गया। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता क्या है भाई? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चनिंग माइंड है, काम खत्म। एक एटीट्यूड है जिसमें अंदर होता है क्वेश्चनिंग माइंड, which means being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud and critical assessment of audit evidence। मतलब अरे भैया देखो, सीधी सी बात है, तुमको रहना है क्वेश्चनिंग माइंड के साथ कि ऐसा, वो बोले ऐसा होता है, अरे ऐसा क्यों होता है, हमने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, समझ रहे हो? क्लाइंट की बातों पे नहीं आना, क्लाइंट ने बोला ऐसा होता है, ओके होता होगा, अब हमें बताओ ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रैशनल क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब आपको अलर्ट आना पड़ेगा उन सब कंडीशंस पे जो कि इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू एरर और फ्रॉड। एंड आपको क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस करना है। ऑडिट एविडेंस जो भी हो सकता, क्रिटिकल असेसमेंट करना ही करना है, राइट? अब सवाल उठता है कंडीशंस, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस जो इंडिकेट कर सकती है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। अरे अब अगर कोई कंडीशंस ऐसी हैं जो इंडिकेट कर रही हैं पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, वो होती क्या है? कुछ तो बताओ, एग्जांपल समझाओ, कुछ तो बताओ। तो आयशा ने क्या करा? आयशा ने एग्जांपल दे, क्वेश्चन ही पूछ डाला, बता भाई कौन सी कंडीशंस इंडिकेट करेंगी? तो कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं, आओ जी। भाई देखो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। कंडीशन बहुत सिंपल है बॉस, कि सबसे पहला तुमने एक ऑडिट एविडेंस इकट्ठा हुआ, दूसरा ऑडिट एविडेंस मिला, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, राइट? ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ठीक है? दूसरा, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज एविडेंस। तुम्हें कोई भी टिप मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई, क्या बार क्या होता है मैं तो बताता हूँ। ऑडिट करने जाते हैं, कुछ दुखी आदमी होते हैं, ठीक है, जो अपने सीनियर से दुखी होते हैं या किसी के बिहेवियर से दुखी होते हैं, कुछ भी होता है, और उन्हें पता होता है ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, पर लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो उसको कुछ उखाड़ पाए। तो वो वेट करते हैं ऑडिटर का, ऑडिटर साहब आते हैं, उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि लो सर ये पकड़ो टेप आप हमारी तरफ से, राइट? अब होता है क्या है, तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि यार यहाँ कुछ तो घपला हो रहा है, और ऑडिटर खुद एनालिसिस करता है, उसको पता लगता है अरे भाई एकदम से इस एक्सपेंडिचर का इतना स्पाइक आया, ऐसा स्पाइक क्यों आ गया? ये नया वेंडर ऑन बोर्ड हुआ, ऑन बोर्ड होते ही 10 दिन के अंदर इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया उसको। जो पुराना वेंडर था उसको आज तक 10 साल से उसका एक वेंडर चल रहा है, उस वेंडर को आज तक इतना बड़ा ऑर्डर ऑर्डर नहीं गया। ये नया वेंडर कल का आया वेंडर, इसको तुमने सीधा ही 10 टाइम्स ऑर्डर दे दिया। तो ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, या तो खुद से ड्रिवन होगी या कहीं से टिप आएगी, दैट्स इट। तो वो अगर आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स आए उसकी रिलायबिलिटी पे शक उठा दे, और या फिर कुछ इंक्वायरीज आपने ऐसे करी, आपको वो फंबल हो गए, you or they responded, they didn't responded well, or they were clueless, right? or they said कि भैया अब आपने बड़ी मछली पकड़ ली है, सी, राइट? तो बहुत सारे से जार्गन यूज हो जाते हैं, तो फिर आपको फिर प्रूफ करना पड़ता है। रीजन बीइंग विदाउट एविडेंस यू कांट से एनीथिंग, तो फिर आप उसकी ट्रेल पे घुसते हो, ओ अच्छा तो इसका ये हुआ, इसके बाद फिर ये स्टेप, उसके ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स पे जाते हो, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट? तो आप जो है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आपको इन सब सिचुएशंस में क्या रहना है? अलर्ट रहना है, ओके?
तीसरी चीज, कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक कंपनी लॉस में जा रही है, राइट, प्लस उस कंपनी ने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दी, स्टिल जो एम्प्लॉयज हैं 3-3 महीने सैलरी नहीं मिली है, बट स्टिल एम्प्लॉयज रह रहे हैं, एम्प्लॉयज टिके हुए हैं, ओके, आई कंसीडर कि लॉयल्टी फैक्टर होगा, दैट्स इट, दैट्स फाइन। बट लग्जरी इज मेंटेन्ड कैसे पॉसिबल है? अगर एक नॉर्मल एक एम्प्लॉय है, उसकी लाइफ इफेक्ट ही नहीं हुई, 3 महीने सैलरी नहीं मिली उसको, ये पॉसिबल कैसे है? ओके, तो वहां से कान खड़े होते हैं। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस है जो सजेस्ट करते हैं कि भाई कि ऑडिट प्रोसीजर्स में थोड़ा सा एक्सटेंड जाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, अपने स्कोप से आगे बढ़ो, जो रिक्वायर्ड बाय एसएस हैं उनसे हट के कुछ करना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स देखना पड़ेगा, राइट। आपने अपनी एसएल रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, लेकिन अब होता क्या, कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बन गए कि भैया अब तो कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, राइट। ओके जी, अब तुम्हें समझ आ गया कि भाई प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कहां से है, एथिकल रिक्वायरमेंट से आया। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में क्या कहता भाई, अलर्ट रहना है कंडीशंस के साथ। अब कंडीशन का मतलब क्या था भाई, कंडीशन तुम्हें बता दी मैंने, कंडीशन क्या होती है। अब देखो मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, ऑल्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जितनी मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज लिए, मैंने बहुत लोगों से बातें करी, मैंने बहुत कुछ समझा, तो उन्होंने बोला यार हमें ये नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। अरे मेरे भाई, जब तू पढ़ रहा है ना, तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तेरे को किसी ने, जिसने भी पढ़ाया, जहां से भी तूने पढ़ा, तू उसे रटा। अब क्वेश्चन ने पूछ लिया कि कंडीशंस क्या है, तू पता क्या लिखाया, तू लिखाया वाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का सवाल, कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से होगा क्या, राइट। बट सवाल था कंडीशंस का। पर प्रॉब्लम ये है कि भाई वो पिक्चराइजेशन नहीं है, वो चीजें सॉर्टेड नहीं हो रखी दिमाग में, इस वजह से क्या हो रहा है, आंसर्स गलत हो रहे हैं। तो ये चीज हमने सॉल्व करी, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी ऑडिट के अंदर। तो हमने कहा इसको हम पकड़ेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ओके, आओ जी। नाउ व्हाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भाई। अच्छा जी, तुमने बोला प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखो, बीइंग अलर्ट रहो। अरे यार, अलर्ट रहना क्यों? सवाल अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहता है तुम्हें क्यों पूछना है, तो हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे ही सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, कि हमें क्यों वाले माइंडसेट से रहना है, समझ रहे हो? आओ, तो देखो भाई, सीधी सी बात है, कुछ रिस्क होते हैं, उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है। क्या कहीं 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 हमसे ओवरलुक ना हो जाए, कहीं हमसे ओवर जनरलाइज ना हो जाए, या कहीं हम इन अप्रोप्रिएट ना हो जाए। सॉरी, गाना है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं ओवरलुक ना हो जाए, कहीं ओवर जनरलाइज ना हो जाए। ओके, ना वाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भाई, देख सीधी सी बात है, कहीं ओवरलुक ना हो जाए अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, कहीं ओवर जनरलाइज ना कर दे भाई तू, कि हाँ भाई तूने जो है, इतना सैंपल था, तूने उस सैंपल के बेस पे तूने चेक करा, तूने देखा कि हाँ भाई सब कुछ ओके, काम खत्म, राइट। तू ओवर जनरलाइज ना कर दे, तू मल्टीपल एजर्शंस पे टिक ना कर दे, राइट। तो तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है, then using inappropriate assumptions in determining nature, time and extent of audit procedures and evaluating results thereof। ठीक है, तो भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तुमने क्या समझा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तुमने ये समझा कि भाई कुछ नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा क्या? ओके, कि एक एटीट्यूड है जिसमें आपको अलर्ट रहना है कंडीशंस पे। अब वो कंडीशंस क्या थी? वो कंडीशंस थी तुम्हारी ये, कि भाई एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई, कोई ऐसी कंडीशन आ गई, और कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गए। अच्छा जी, अब ऐसा क्यों करना है, अलर्ट क्यों रहना है? क्योंकि कहीं ओवरलुक ना हो जाए, कहीं ओवर जनरलाइज ना हो जाए, और यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumptions in determining nature, time and extent of audit procedures and evaluating results thereof। That's it, काम खत्म होता है। अच्छा जी, ऊपर तुमने देखा कि इनहेरेंट लिमिटेशन में मैनेजमेंट अपनी जजमेंट यूज करता है, तो क्या ऑडिट के अंदर जजमेंट नहीं होती? जब अगर आपको कंक्लूजन देना है, या जब आप एविडेंसेस इवेल्युएट कर रहे हो, तो ऑडिटर क्या करेगा? प्रोफेशनल जजमेंट। क्या करेगा? प्रोफेशनल जजमेंट। तो एक नया टॉपिक खुल गया, एक नया दरवाजा खुला। वो कौन सा खुल गया? प्रोफेशनल जजमेंट का।
अब तक की स्टोरी क्या थी? सिंपल सी बात, तुमने ऐसे 200 पढ़ा, ऐसे 200 का नाम पढ़ा, उय्या कासा, श्री श्री निर्गुणा सरजी। ओके, उसके बाद तुमने देखा कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था क्या? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है, इनहेरेंट लिमिटेशंस है, दैट्स ओके फाइन। उस पर तुमने पढ़ा कि भाई कोई तो कंट्रोल करेगा ऑल्टर को, ऑल्टर कंट्रोल करने के लिए क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर तुमने देखा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर तुमने उसकी पढ़ी डेफिनेशन। उसने बोला भाई अलर्ट रहो कंडीशंस के साथ, तो फिर तुमने क्या पढ़ी? कंडीशंस पढ़ी। अब तुमने देखा भाई अलर्ट रहना है, क्यों रहना है? नॉर्मल नहीं चलेगा क्या? तो भाई क्यों रहना है उसका फिर तुमने जवाब देखा। अब तक का ऐसे 200 क्लियर है, सॉर्टेड क्लियर है। तो भाई यहाँ तक तुमने वीडियो देखी है, प्लीज लाइक कर दो यार और शेयर कर दो। हमारा भाई आया है बिल्कुल न्यू एनर्जी के साथ, बिल्कुल एकदम सब कुछ एकदम सॉर्टेड करके लेके आए हैं तुम्हारे लिए। डू सब्सक्राइब यार, डू सब्सक्राइब। अब दिखा दे ऑडिट कैसे पढ़ाया जाता है। नो रट्टा नथिंग, सिंपल सी बात, तुम्हें पूरा पूरा लूप क्लोज करके दूंगा, टेंशन मत लो। आ जाओ जी, आ जाओ। प्रोफेशनल जजमेंट। अब भाई प्रोफेशनल जजमेंट कहती क्या है? आई थिंक कुछ दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, जूम कर देंगे, सब दिख जाएगा। ठीक है यार, थोड़ा लाइट कलर हो गया, उसके लिए माफ़ कर देना मेरे को, बट यस, कोई नहीं, नो इशू, विल मैनेज समहाउ। आ जाओ जी। प्रोफेशनल जजमेंट कहता क्या है? इसका कहते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी समझने में। अरे यार, एक सेकेंड यार। क्या हो रहा है? नोट नो। अरे यार, ये क्या बसाड़ा है? ठीक है, परफेक्ट। चलो, प्रोफेशनल जजमेंट कहती क्या है भैया? प्रोफेशनल जजमेंट कहती है कि आपको एप्लीकेशन करना है किसका? रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस का। क्या करना है? रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस का विद इन दी कंटेंट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग। क्या भाई, आपको अपनी ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपर्टीज सब ले आओ। जो आपने कहाँ कहाँ पढ़ा, आपने ऑडिटिंग ऑडिटिंग में पढ़ा, अकाउंटिंग में पढ़ा, एथिकल स्टैंडर्ड्स में पढ़ा, ताकि 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 आप क्या कर सको? आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, राइट? अबाउट कोर्सेज ऑफ एक्शन एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, ऑडिट एंगेजमेंट के वक्त जो भी आपके कोर्सेज जो भी हैं, इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सको, दैट्स इट, काम खत्म। कि यार हाँ, अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इट इज बैक्ड और सपोर्टेड बाय दिस स्टैंडर्ड और दिस ऑडिटिंग प्रिंसिपल और दिस अकाउंटिंग गाइडलाइन और प्रिंसिपल, वट एवर इज। अच्छा, अब भाई ऐसे कौन से डिसीजंस हैं? यहाँ पे आपने देखा क्या है? इन्फॉर्म डिसीजंस। तो भैया ऐसे कौन से डिसीजन जहाँ जरूरत पड़ेगी? सबसे पहला, जब आप डिसीजन लोगे अबाउट मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क का। किसका? मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। नाउ व्हाट इज ऑडिट रिस्क? यार एक नया चैप्टर। अरे भैया ये कुछ नहीं है, इंसेप्शन है। फोल्डर के अंदर फोल्डर, टॉपिक के अंदर टॉपिक, टॉपिक के अंदर टॉपिक, बता कितने टॉपिक। आओ, तो देखो सीधी सी बात है भाई, प्रोफेशनल जजमेंट तुमने पढ़ा कि भाई इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। अब इन्फॉर्म डिसीजन किसके रिगार्डिंग लेना है? मटीरियलिटी के रिगार्डिंग लेना है, ऑडिट रिस्क के रिगार्डिंग लेना है। अरे तो भाई मटीरियलिटी भी पढ़ाओ ना। अरे पढ़ाऊंगा, अलग ऐसे उसका डेडिकेटेड, उसमें पढ़ाएंगे। ऑडिट रिस्क इसी में क्या होता है, यहाँ कवर कर लेते हैं। आ जाओ, देखो भाई, मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। नाउ व्हाट इज ऑडिट रिस्क? आ जाओ जी। ऑडिट का रिस्क तुम चलो सब कुछ छोड़ो, जो लिखा लिखा सब छोड़ दो। अरे अरे, क्लियर आ क्यों नहीं रहा है? एक सिर्फ मैं ब्राइटनेस कम करके देखो, उससे फर्क क्या पड़ेगा? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बोलता हूँ टीम को थोड़ा बोल्ड करे। आओ,
ऑडिट रिस्क होता क्या है? ऑडिट रिस्क बहुत सिंपल सा है बॉस, की वो एक रिस्क है कि भाई ऑडिटर कहीं एक्सप्रेस ना कर दे इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। कब? जब फाइनेंशियल ठीक है? नहीं, जब फाइनेंशियल मटेरियली मिसस्टेटेड है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बने गलत है, लेकिन ऑडिटर जो है, रिस्क सबसे बड़ा रिस्क यही है कि फाइनेंशियल्स गलत है, ऑडिटर बोलते तो बिल्कुल ठीक है। फिर तो भैया बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा ना, राइट ना। ऑडिट रिस्क होता क्या है? ऑडिट रिस्क इज नथिंग, इट्स अ फंक्शन ऑफ रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क। अब रोमम और डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या है? रोमम के दो कंपोनेंट, एक होता है इनहेरेंट रिस्क और एक होता है कंट्रोल रिस्क, ठीक है। अब इनहेरेंट रिस्क क्या होता है भाई? इनहेरेंट रिस्क का सिंपल सा मतलब है, तुमने कोई कंट्रोल नहीं लगा रखा, एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसके अंदर क्या रिस्क हो सकते हैं? बेसिकली एक प्रोसेस है, कोई भी प्रोक्योरमेंट ले लो, रिवे O2C ले लो, वट एवर, टेक एनीथिंग, उसके अंदर एक ओवरऑल रिस्क होते क्या है कि भाई ये प्रोसेस लगा डाला तो ये रिस्क से करो मुकाबला, ठीक है। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? कोई कंट्रोल रिस्क ये होता है कि भाई तुमने कंट्रोल लगाया लेकिन वो कंट्रोल उस रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाया, वो हो गया कंट्रोल रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क क्या है? डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये है कि ऑडिटर के जो ऑडिट प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी बेसिस पे उसको वो डिटेक्ट करना चाहिए था या कर लेता, लेकिन वो उन कुछ लिमिटेशंस की वजह से और वट एवर द रीजन इट इज, वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। दिस इज द ओवरऑल ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। ठीक है बॉस। अब चाहे इनहेरेंट रिस्क है चाहे वो कंट्रोल रिस्क है, ये एग्जिस्ट करते हैं किस पे? दो लेवल पे, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक एजर्शन लेवल पे। कि चलो यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल तो मेरे को समझ आ गया कि हाँ ठीक है इसके ऊपर है, एजर्शन तक लगाने की जरूरत क्या है? सवाल पे बवाल तो यहाँ उठ गया भाई। ताकि ताकि हमें लगाना इसलिए है ताकि हम जो है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सोच पाए, राइट, उनका नेचर, टाइम और एक्सटेंट डिटरमाइन कर पाए कि इसके अंदर किस हद तक घुसना है। जितना ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा मेरे को जो है काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। शेर आ जाओ। तो ये कहानी खत्म होती किसकी? रिस्क की। कहां थे हम? आओ बैक टू द बेसिक्स। प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ चाहिए भाई? मटेरियलिटी पे चाहिए, ऑडिट रिस्क पे चाहिए। ऑडिट रिस्क तुमने पढ़ लिया, ओके। फिर कहाँ पे चाहिए? फिर हमको चाहिए किस पे? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। किस पे? ये हाईलाइट करो इसको तो दिख जाएगा। एक सेकेंड। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स यूज टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसएस। ठीक है जी। यार पहली क्लास है, माफ कर देना भाई, बहुत टाइम बाद आए हुए हैं, मुझे पता नोट्स का थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है। मैं इसको बोर्ड को लाके पीडीएफ अटैच कर दूंगा, टेंशन मत लो। तुम्हें बस वीडियो तुम अभी सुनो, बहुत आराम सुनो, मौज करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है कि भाई ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाने, उनका डेटा टाइम एक्सटेंट भी तो डिटरमाइन करना पड़ेगा गुरु, तो उसके लिए भी डिसीजन लेना पड़ेगा ना। फिर तुम्हें इवेल्युएट करना है कि क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए या नहीं हुए। अब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मतलब, सफिशिएंट का सिंपल सा मतलब मेरी जान क्वांटिटी, और एप्रोप्रिएट का मतलब है बाय क्वालिटी, ठीक है। जितनी जिस मात्रा में चाहिए थे और जिस तरीके के चाहिए थे, राइट। तो इट्स सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, दैट्स इट, खत्म। फिर इवेल्युएट करना है किसका? मैनेजमेंट की जजमेंट का, कि भाई ओ इनहेरेंट लिमिटेशन थी, मैनेजमेंट लगा रखी थी कि भाई फाइनेंशियल बनाते वक्त, तो उसको भी तो इवेल्युएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या, अब मैनेजमेंट की जजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमें हमारी प्रोफेशनल जजमेंट भी तो चाहिए, ठीक है। देन ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। क्या? ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन। अब जो भी कंक्लूजन डिटरमाइन करने, जो करने गए थे, जिसके बेसिस पे मैं ओपिनियन दूंगा, मैं ओपिनियन डिटरमाइन करूंगा, तो भाई ओपिनियन डिटरमाइन करने के लिए कंक्लूजन्स तक पहुंचना है। कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए क्या लगेगी? ऑडिट प्रोसीजर्स तुम्हें करने पड़ेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए भी प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर तुमने लगा दिए, उस पर तुम कंक्लूजन बना रहे हो कि ये ठीक था, गलत था, क्या नहीं था, क्या कमी थी, इसके लिए भी तुम्हें क्या चाहिए? प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए।
यहाँ तक का प्रोफेशनल जजमेंट तक का सफर रहता ही रहता है। अब नीचे भैया तुम्हारे भैया ने तुम्हें बता के सफिशिएंट क्या है, एप्रोप्रिएट क्या है। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। काम खत्म। क्वांटिटी इफेक्ट किससे होगी भाई? देखो सीधी बात है, कितनी ज्यादा सैंपल चाहिए वो रिस्क डिटरमाइन करता है, और जो एविडेंस मिला वो किस तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर रिलायबल है, इफ इट इज अ रिलायबल, राइट, अगर वो इंडिपेंडेंट सोर्स है, इट इज वेरी गुड। डिपेंडेंट सोर्स से आया, रिलेटेड पार्टी से आया, सो सॉरी, तो वो तुम्हें फिर और डीप डाइव करना ही पड़ेगा। तो दैट इज लेस। समझ गए? आ जाओ लास्ट टॉपिक, आई गेस। यस, मतलब ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, और तुमने ऊपर क्या देखा था कि भाई मैनेजमेंट जो है कुछ 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 तिगड़म लगा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जजमेंट लगा रही है, तो ओवरऑल समझ ही लेते हैं ना कि ऑडिटर क्या करेगा, राइट, और मैनेजमेंट क्या करेगी। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या आफ्टर ऑल? तो आईसीआई ने बोला ये भी हम लिख के दे देते हैं कि भाई कोई, कई बार क्या होता है तुम देखोगे जाके, भाई ऑडिटर आ रहा है, ऑडिटर बोलता है भाई फाइनेंशियल बना, फिर साइन कर दियो। फाइनेंशियल बनाने का काम ऑडिटर का नहीं है, किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट को बनाने पड़ेंगे भैया प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद टू प्रोवाइड ऑडिटर विथ, अब और ऑडिटर क्या देगा? ऑडिटर को वो सारी इंफॉर्मेशन देगा, सारी वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, और वो जिस बंदे से वो सोचता है कि भाई इससे एविडेंस ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है, उस पर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा। उस बंदे के पास जाने का, उस बंदे से बात करने का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस उसको मिलेगा ही मिलेगा। कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट बोल देते हैं भाई तुम इस वेंडर से बात नहीं कर सकते हमारे, राइट। तो अगर वो उसने अप्रोप्रिएट, उसका एक रीज़न है, राइट, देन इट्स फाइन। बट अगर इनअप्रोप्रिएट रीज़न है तो या फिर वहाँ पे जो है ओपिनियन इफेक्ट करेगा ही करेगा। फिर क्या काम आएगी? प्रोफेशनल जजमेंट, कि भाई यहाँ पे ओपिनियन का क्या करना है, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है। समझे? अच्छा जी, अब ऑडिट को कंडक्ट करना, ऊपर देखो तुमने ऊपर पढ़ा था ना, अब आगे वापस सबसे बैक टू स्टार्टिंग उया कासा पे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑडिटर, पूरी कहानी खत्म होगी। एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। इसका क्या मतलब है भाई? ऑडिट कंडक्ट करना इन अकॉर्डेंस विद एसएस? तो देखो यार सीधी सी बात है, इसका मतलब सिंपल सा है। पहला, कंप्लाई करना विद एसएस रेलेवेंट टू ऑडिट। दूसरा, ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन इंडिविजुअल एसएस। आपको कंप्लाई करना है एसएस के साथ जो रेलेवेंट है ऑडिट के। दूसरा, जो जो ऑब्जेक्टिव स्टेट को है इंडिविजुअल एसएस में कि ये ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव है, वो सब के सब आपको अचीव करने हैं। तीसरा, कंप्लाइंग विद रेलेवेंट रिक्वायरमेंट, जो भी कोई स्पेसिफिक रेलेवेंट रिक्वायरमेंट आपको उन सबको करना है। और फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, काम खत्म। कंप्लाइंग दो चीज़ें, एक ऑब्जेक्टिव है और एक फेलियर है, काम खत्म। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तुमने स्टेट कर, वो जो ऑब्जेक्टिव वो करना है, अगर फेलियर टू अचीव ऑब्जेक्टिव है तो क्या? कंप्लाई करना है, ऐसा कंप्लाई करना है रेलेवेंट रिक्वायरमेंट के साथ, काम खत्म। समझ गए? समझे? ओके, फाइन। तो इसी के साथ हमारा एसे 200 होता है खत्म। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एसे 200 खत्म। तुमने सबसे पहले चीज क्या देखी? तुमने देखा भैया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट। कंडक्ट ऑफ ऑडिट वाला आपने लास्ट में पढ़ लिया। तो अब देखते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में तुमने देखा भाई, उसका था कि रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है भैया? एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है। फिर तुमने पढ़ी सारी की सारी इनहेरेंट लिमिटेशन। इसके बाद रीजनेबल एश्योरेंस तुमने देखी, उसको तुमने देखा भाई ऑल्टर कोई तो रोके, दैट इज एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या पड़ा? एथिकल रिक्वायरमेंट जब हम पढ़ने गए तो उसमें देखा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में तुमने देखा कि अलर्ट रहना है कंडीशन के साथ। कंडीशन कौन सी? वो देखी। फिर तुमने देखा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्वेश्चनिंग माइंड रखना क्यों है, वाई, ताकि कुछ दो चीजें ओवरलुक हो रही, एक चीज ओवरलुक हो रही है, एक चीज ओवर जनरलाइज हो रही है, राइट, वो ना हो जाए। ठीक है, नीचे आते हैं। फिर प्रोफेशनल कंपटीशन खत्म हो गया। अब इसको तुमने देखा कि भाई मैनेजमेंट मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगा रही है, तो उस जजमेंट को भी तो असेस करने के लिए मुझे कैसे चाहिए कि मैं बीइंग एन ऑडिटर मेरे पास होनी चाहिए प्रोफेशनल जजमेंट। तो प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या था? भाई तुम्हारी रेलेवेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन, व्हाटएवर इट इज, तो वो उसका एप्लीकेशन करना, राइट। अब प्रोफेशनल जजमेंट तुमने फिर पूरी की पूरी देखी, राइट। उसके अंदर क्या था? उसके तुमने देखा कि भाई तुम्हें अलर्ट रहना है कंडीशंस के, सॉरी वो तो स्केप्टिसिज्म था यार। प्रोफेशनल, थोड़ा एक्साइट हो गया ज़्यादा। तुमने प्रोफेशनल जजमेंट देखी कि भाई प्रोफेशनल जजमेंट तुम्हें कहाँ कहाँ लगानी है, कहाँ कहाँ लगानी है,
वो तुमने देखा कि तुम्हें असाइनमेंट लगानी कब है, वो तुमने देखा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, और फिर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। आई गेस इतना ही था। यस, तो इसी के साथ भाई अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देखे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और बाकी भाई आई रिक्वेस्ट वन थिंग कि यार जब जब जैसे लेक्चर देख रहे हो, फर्स्ट टाइम में वीडियो देखो, सेकंड टाइम में साथ साथ लिख लो। रीजन बीइंग, अगर मैं पीडीएफ दे दूँ, हमको पीडीएफ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होगा क्या ना, जब तुम लिखोगे ना तो अब तुम्हें समझ आ गया, अच्छा ओ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरी डॉट साइज तुम्हारी कनेक्ट हो जाएंगी। अब तुम्हें ये नहीं होगा अइला ये टॉपिक भी था क्या। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, राइट। और सपोर्ट दिखाए जाओ, शेयर करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। तुम्हारा भाई वापस आ गया है, अब सबको दिखा देंगे क्या करना है। ठीक है, बाय बाय।